शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया असेंबली में। जुमे को 11 तारीख को वो बजट प्रेजेंट हुआ है, अभी अप्रूव होना है, उस पर डिस्कशन होनी है। सुनिएगा लोग क्या कहते हैं, कराची की आवाम क्या कहती है बजट के बारे में। बजट बहुत अच्छा है, बजट गरीबों को ऊपर लाने के लिए है। या पिछली हुकूमतों के साथ तो बेहतर बजट लगा। आम आदमी को तो रिलीफ मुझे तो नहीं लगता कि अभी मिला है और जो मिलेगा फ्यूचर में। अब कौन सा बजट है, सब ड्रामा भी 2 महीने के बाद फिर आ जाएगा। उस बजट को क्या नाम दोगे? ये बजट हमारे साथ है, बहुत अच्छा बजट है। बजट पेश होने से अपोजिशन में जो खलबली मच गई है। सर ये है कि जो बजट कोई भी आया हो, आज तक इस पे कभी अमल हुआ है? जब अमल ही नहीं हुआ तो बेकार। और ये हमारी मार्केट में जो चीजें मिलती है, जो रोजमर्रा की चीजें, कम से कम ये तो सस्ती होनी चाहिए। जड़े के रोटी खाने उसको भी रह गए, जड़े बच्चे स्कूल बहने उसको भी रह गए। बजट क्या आवाम को दिए, बिल्कुल भूखी मर रही है आवाम। अब तो नाज़रीन ये लोग कह रहे हैं, कराची के लोग हैं, हम दिखाएंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ के और प्रोविंसेस से क्या कहा जाता है, लोगों के क्या इनिशियल कमेंट्स है, शिकायत होती हैं, और ख़ास तौर पे इस माहौल में जबकि इन्फ्लेशन जो है वो कमर तोड़ है, इसको सब मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत एवरीबडी एग्रीज। तो ये बजट जो है एक इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल कर पाएगा, और बहुत सी बातें की फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने एनएफसी की बात की, उन्होंने पेंशन कमीशन की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बहुत सी बातें की। ही इज़ नॉट फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी थे, उस वक्त भी इनके सामने बहुत से चैलेंजेस थे। ये याद दहानी के लिए जब 2008 से 2010 में उस वक्त फिगर था इन्फ्लेशन का 20%, इट वाज ब्रॉट डाउन टू 13%। नाज़रीन उस वक्त जीडीपी की ग्रोथ रेट 1.7 थी 2008 में, 2009 में 2.8%, 2010 में 1.6%। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत तरीन साहब, ज़रा इससे शुरू करते हैं कि एक सर्वे आया है इप्सोस का, जिसका रिजल्ट सामने आया, उसमें 75% पाकिस्तानी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला है वो इन्फ्लेशन का है, और 70% कहते हैं सबसे बड़ा जो मसला है वो उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो ये जो बजट आए वो तफसील में बाद में जाएंगे, लेकिन सवाल यही है, सब यही सवाल कर रहे हैं, आपसे भी यही हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा जा रहा था कि ये बताएं कि खाने पीने की जो कीमतें हैं चीज़ों की, वो किस तरह कम होंगे। देखिए, खाने पीने की चीज़ों के बारे में मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये देखें, अभी ये सारा मलबा इस हुकूमत पे आने की कोशिश हो रही है। इस वक्त आप फूड डेफिसिट कंट्री बन गए हैं। आप पहले एक्सपोर्ट किया करते थे फूड, अभी आप इंपोर्ट करते हैं। मेन जो चीज़ें हैं जो खाने की हैं, जिसमें गंदम है, जिसमें चीनी है, जिसमें दालें हैं, जिसमें घी है। घी तो पहले भी आप पाम ऑयल वगैरह आप इंपोर्ट करते थे, अब तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़राअत पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। ये बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं हमारी अपोजिशन पार्टी वाले, उनको देखें 2013 से लेके अभी तक जो है प्रोडक्शन जो है 5 बड़ी क्रॉप्स में ऊपर नीचे हो रही है, 2% ऊपर चली जाती है, 2% नीचे चली जाती है, इट्स फ्लैट। सो क्या किया इन्होंने इसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए? तो एक तो चीज़ ये है कि, और फिर इस वक्त जो है, जो इस वक्त कीमत है, इंटरनेशनल कीमतें हैं, फूड प्राइसेस जो हैं वो पूरी 1/2 में सबसे ज़्यादा हैं, तो वो आप तक पास हो रही हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, ज़ाहिर है एग्रीकल्चर के ऊपर हम पूरा तवज्जो दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, और उसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि जो इस वक्त बीच में जो आपका जो मैं आड़ती नहीं कहूँगा, जो मिडिल मैन है जी, 400-500% जो वो कमा रहा है फार्मर से लेके होलसेलर के दरमियान, हम उसको नीचे ला रहे हैं। उसको नीचे कैसे लाएंगे? कमोडिटी वेयर हाउसिंग लेके आएंगे, हम कोल्ड स्टोरेजेस लेके आएंगे, हम ये मंडियां क्रिएट करेंगे, 5000 मंडियां क्रिएट करेंगे ऑल ओवर द कंट्री, जो कि जिसको आप मॉल्स कह सकते हैं, ताकि वो जो फार्मर है वहां तक जाके अपनी प्रोड्यूस रखे और लोग वहां से खरीदें। तो ये सारी चीजें जो हैं, और फिर हम स्ट्रेटेजिक इनके लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्रिएट करेंगे 4-5 कमोडिटीज के लिए, ताकि जहां ये ज्यादा ज्यादती करें लोगों के साथ, प्रॉफिटेरिंग करें, हम वहां जाके फ्लड करें। तो ये चीजें, लेकिन आप लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ इस पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे हमने एफर्ट किए हैं। पिछले 3 हफ्तों से प्राइसेस जो हैं, फूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं। इन्फ्लेशन जो है इस वक्त फूड की इन्फ्लेशन है, वो नीचे आ रही है।
अच्छा, तो ये इसमें ये बताइएगा कि जो भी आप जिक्र कर रहे थे, एक तो खैर ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करें, आपने महीना पहले हमारे प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि हम इस पर काम शुरू करेंगे। ऑब्वियसली इन चीज़ों को तो वक्त लगेगा, कोई टाइमलाइन आपके जहन में है? 6 महीने, साल, 2 साल? नहीं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो 4 हैं चीजें, इनकी तो जल्दी 2-3 महीनों में स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम क्रिएट कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, बड़े वाला स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि गंदम में 4-5 मिलियन टन होने चाहिए, हमारे चीनी के लिए कम से कम मिलियन टन होने चाहिए, उसमें तो ओवर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स करेंगे, 2-3 साल। अच्छा, तो शौकत लेकिन अब थोड़े रिजर्व क्रिएट कर देंगे इस वक्त जो है, ये 4-5 चीजों के लिए, और जिसमें अब हम ये भी है कि प्याज के भी कर सकते हैं, ठीक, जो टमाटर जो हैं वो कोल्ड स्टोरेजेस लेके उसमें भी हम कुछ डाल सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा इसमें एलैबोरेट इसलिए नहीं करूंगा कि इसके ऊपर अभी काम जारी है, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ये फूड प्राइसेस को नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आपको मैंने कहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस से हमारी प्राइसेस जो हैं वो कम से कम 30-30, 40-40, 50% जो है वो कम है। तो इसीलिए ये कहना कि ये इन्फ्लेशन जो है ये हुकूमत की वो ज्यादती है, ये हुकूमत की ज्यादती नहीं है। नहीं, हुकूमत की ज्यादती नहीं, जो हुकूमत होती है उसी की तरफ तो अवाम देखती है नेचुरली। ये बताइए कि जो पास्को का एक इनिशिएटिव था, मेरे ख्याल 73-74 में शुरू हुआ था, जो वीट खरीद के उसको स्टोर करते थे, तो ये जो आप बात करें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, इट्स अलोंग दोज लाइंस? स्ट्रेटेजिक रिजर्व एग्जैक्टली, आप गंदम, चीनी, दालें, इनके रिजर्व्स क्रिएट करके रख दें टीसीपी के थ्रू, पेस्को के थ्रू, और उस वक्त जिस वक्त कीमतें जो है हार्वेस्ट होती हैं उस वक्त तो कम हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कीमतें चढ़ती हैं तो आपको रिजर्व होनी चाहिए, आप उन मार्केट्स में जाके उसको फ्लड कर दें। इसमें शौकत तरीन साहब, 2018 फरवरी में वर्ल्ड बैंक के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें ये तय हुआ था कि पास्को को डिसॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि पास्को की वजह से 100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से मैनेज किया था, फिर आपको याद है बोरियां निकली थी जिसमें मट्टी निकली थी, तो ये एक बहुत मेजर अंडरटेकिंग है, जबकि आपकी जो इदारे हैं वो वैसे ही नहीं संभाल पाते चीज़ें। तो वाइल द आइडिया इज गुड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत इलेबोरेट, आप लोग कहाँ से लाएंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे? पास्को का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। देखिए जी, हम जाहिर है जो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम ये जो मैनेजमेंट्स हैं उसमें हम प्राइवेट सेक्टर से लोग लाएंगे और काबिल लोग लाएंगे, तो जाहिर है ये तो हम एसओईज़ में भी ये करने जा रहे हैं, तो हमें ये सारे जो पास जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे सामने हैं, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम वो रिपीट ना करें। अच्छा, एसओईज़ पर जरा आइएगा, आपने प्राइवेटाइजेशन की भी बात की, और जो रेवेन्यू है उसका एक तो प्राइवेटाइजेशन से एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी एक अमाउंट आएगा, तो ये बताइए कि इतने सालों से हम सुन रहे हैं, और तकरीबन हर गवर्नमेंट यानी कि पिछले 4-5-6 साल से तो सुन रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, इस गवर्नमेंट ने भी बहुत यानी कि इंथ्यूजियास्टिकली कहा कि जी अभी प्राइवेटाइजेशन होगी, तो हम क्यों माने कि आप जो बात कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी जल्दी? आपने क्या कोई ब्लूप्रिंट बना लिया, कोई आपके पास ऑलरेडी प्लान है जिसकी बुनियाद पे आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू डू इट सून? देखेंगे नसीम, पहली बात तो ये है कि ये क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये जो ऑपरेटिंग मिनिस्ट्रीज होती हैं जिसके नीचे ये कंपनीज हैं वो चाहती नहीं है कि ये जाके कि ये प्राइवेटाइज हो जाए, बिल्कुल उनके हाथ में से पावर निकलती है। तो पहली तो बात सो इसलिए रेजिस्टेंस तो फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट होती है, तो वो उसको दूर करने के लिए हमने ये पहले इन्होंने सरमाया पाकिस्तान की बात की, लेकिन अब हमने कहा कि जो बोर्ड उन्होंने सरमाया पाकिस्तान में बनाना था वही प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नीचे बना देंगे, जिसमें वर्ल्ड क्लास लोग होंगे और ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिशियंस नहीं होंगे और कमर्शियल लोग होंगे। उनको हम कम से कम 10 से 15 जो पहले कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस कर रही वो उनको दे देंगे, वो उनको रिस्ट्रक्चर करके भेज देंगे ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कामयाब हो जाएगा और बाकियों ने कामयाब क्यों नहीं, क्योंकि बाकियों ने कभी ये किया ही नहीं। शौकत तरीन इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हु टर्न अराउंड हबीब बैंक।
फिर यूबीएल भी टर्न अराउंड हुआ था, सिर्फ 2-4 जो चीजें हैं वो टर्न अराउंड हुए, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, सो वी आर टॉकिंग थ्रू एक्सपीरियंस, तो दैट इज व्हाई आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन द अदर पीपल। ठीक है, आप कह रहे हैं 10-12 कंपनीज, कुछ बताएंगे कौन सी आपके जहन में है एसओईज जिसको आपका ख्याल है अंडर द सरमाया जो कमीशन है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, उसके तहत आप डालें? जो सबसे ज्यादा लॉस कर रही हैं, डिस्कोस कर रही हैं, पीआई कर रहा है, यू नो, उसमें आपका पाकिस्तान स्टील है, इस किस्म की जो अच्छा 10-12 कंपनियां होंगी, 15 कंपनियां। शौकत तरीन साहब, अगर जी, तो अगर वन इज बीइंग सिनिकल और स्केप्टिक, नॉट सिनिकल, स्केप्टिक, तो आप उस पर एतराज तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ना पीआईए का आपको याद, ये तो हम पिछले 15 साल से पीआईए का सुन रहे हैं, स्टील मिल तो बिल्कुल मजाक ही बन गया है, घनौना मजाक, अभी उसको करना है प्राइवेटाइज, अभी नहीं करना, अभी तो ये इस पर आपने कुछ ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है और फिर कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट्स रोक देगी, फिर स्टे ऑर्डर आ जाएगा, तो आप किस तरह ज्यादा इसके बारे में होपफुल हैं? लेकिन नसीम, मैं इसके बारे में जवाब दे दूंगा, लेकिन आप अगर इसी एक सब्जेक्ट में रह गई जिसका भी आगे पीछे तो कभी हुआ नहीं है, अभी हम करने की कोशिश कर रहे, तो आप सारा टाइम जाया करें। नहीं, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप इसका जवाब दे दें, फिर हम आगे चलते हैं। जवाब सुनने पहले। जी, स्टील मिल पे भी काम हो चुका है, अच्छा, पीआईए पे भी काम हो चुका है, रेलवे पे भी स्ट्रेटेजिक प्लान पे काम हो चुका है, और डिस्कोस के ऊपर भी उनके जो डायरेक्टर्स हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव वो चेंज हो चुके हैं, तो काम हो चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे से बात कर रही हैं, एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ गई हैं। नहीं, आप फिक्र ना करें सर, आप फिक्र ना करें, जवाब आपने इसका दिया, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस पे चलते हैं कि महंगाई का आपने कहा कि जी इन्फ्लेशन जो है उसको, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, फिर जब आपसे बात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फ्लेशन की और पेट्रोल पे कहा गया कि इस पर लेवी लगेगी क्योंकि पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो आपने कहा कि ईरान और अमेरिका के बेहतर हो रहे हैं ताल्लुकात, तो उसकी वजह से मार्केट में और तेल आएगा तो प्राइसेस नहीं जाएंगी ऊंची। लेकिन अगर आप बहुत सी इस वक्त पढ़ें मैगजीन्स इंटरनेशनल, उनकी प्रोजेक्शन है कि प्राइस बढ़ेगी, तो एक वो सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन होगा, फिर गंदम पर 1.25% जो गेन टैक्स लगा दिया है, फ्लावर मिल वाले कह रहे हैं कि जी 20 किलो जो है वो का थैला 90 रुपए का हो जाएगा, तो इस पे जरा बताएं कि इस पे आपने कुछ सोचा है कि ये जो गंदम पर आपने गेन टैक्स लगाने की बात की, इसको आप रिव्यू करें जैसे आपने कुछ और चीजें रिव्यू की हैं आईटी वगैरह की फील्ड के हवाले से? गंदम तो मेरे ख्याल में जो फूड की इंपोर्ट्स वगैरह पे तो हम कोई ड्यूटी नहीं लगाते। अगर किसी ने कहा कि लगी हुई है तो फूड इंपोर्ट्स पे तो हम किसी पे कोई ड्यूटी नहीं लगाते, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी चीज़ है, आपने तेल की बात की, देखें तेल में बहुत मतलब फ्लक्चुएशंस होती हैं, तेल 114 पे भी चला जाता है डॉलर पे, और फिर आगे 37 पे भी आ जाता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये जो आपका जो ओपेक वर्सेस नॉन ओपेक जो कार्टल्स हैं, इनकी आपस में लड़ाई कितनी होती है या नहीं होती। हमारे ख्याल में ईरान अगर आया तो ईरान को अपनी डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वो काफ़ी पेट्रोल पंप करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक हमने हदफ रख दिया है 600 बिलियन का पीडीएल में, वो जो है वो कई तरीकों से पूरा हो जाएगा। अब जो इन्फ्लेशन है, आप लोगों ने कहा जी आप इसको 25-30 रुपए पे जो लेवी कर लेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। भाईजान, मैं तो ये जवाब दूंगा कि आपकी इन्फ्लेशन वैसे ही जुलाई के बाद नीचे गिरेगी, बेस इफेक्ट जो है वो उसमें एक्शन में आ जाएगा। तो जैसे ही इन्फ्लेशन नीचे जाएगी तो हमारे पास गुंजाइश होगी थोड़ी बहुत, ये हम पीडीएल लेना शुरू कर देंगे। तीसरा, मैंने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी डील हो गई है, तो हमारे पास कोई डिफॉल्ट पेमेंट बेसिस पे हमारे पास तेल आएगा, तो उसको भी हम फैक्टर करेंगे। तो ये एक नंबर है और ये नंबर ऊपर नीचे साइडवेज जा सकता है। अच्छा, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि उससे ज्यादा इतना नहीं बढ़ेगा कि इन्फ्लेशन भी उसका फैक्टर करना। जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। गरीब के लिए क्या रिलीफ दिया जी वजीर आजम साहब ने? हम तो ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल ही खरीद सकते हैं ना, वो महंगी,
गाड़ी सस्ती। रात को बजट का ऐलान हुआ है, सुबह अभी सौदा लेने हैं, हर चीज का 10 रुपए ज्यादा हो गया। क्या इसके अंदर हमारे साथ रियायत बरती जाएगी? मजीद हमारे पे सख्ती होगी और कुछ नहीं हो सकता। पिछले साल भी मुलाजमीन को और पेंशन को तनख्वाहें नहीं बढ़ी गई, इस दफा 10% क्या करेगा? महंगाई तो हो चुकी है 100% से ज्यादा। बजट का तो उनको फायदा हुआ है जो सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी, ना प्राइवेट बढ़ी है और ना हमें कोई फायदा। अवाम के लिए ये बजट नहीं है, ये सिर्फ इनके अपने लिए है। गरीब अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बजट तो जो कल आया उसका तो हमें तो कोई समझ नहीं लग रही है, सब टोपी ड्रामा ही है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब तशरीफ रखते हैं। जी शौकत साहब, ये बताइएगा कि अभी हमें ब्रेक में फ़ोन वोन आए, लोगों ने देखा आप हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा जी पेट्रोल जो है 4.20 जो है पर लीटर, ओगरा ने रिकमेंड किया इसकी प्राइस इंक्रीज हो, तो क्या होगा जी? होगी प्राइस इंक्रीज? क्योंकि ये तो फिर जाहिर है इसके साथ तो इन्फ्लेशन का तूफान आता है, पेट्रोल के साथ एवरीथिंग एल्स गोज अप। नसीम, हम एक चीज को बहुत ही एग्जैजरेट कर देते हैं। बताइए। ओगरा ने ये प्राइसेस की जो है, ओगरा ने तो पिछले 3-4 पूरे 1.5 महीने में कहती रही है, प्राइम मिनिस्टर ना कहते रहे जी। अब उनकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी कल, तो प्राइम मिनिस्टर उसको देखेंगे क्या करना है। और दूसरी चीज़ है, जब आप 2 रुपए 4 रुपए की बात करते हैं तो उसमें पता नहीं कितना प्राइम मिनिस्टर अलाउ करेंगे, तो 1-1.5-2% की बात करते हैं, तो ऐसे तो आप कह रहे हैं तूफान आ जाएगा, 1-1.5-2% से तूफान आ जाता है। तो इस तरीके से आप जरा थोड़ा सा व्हाट आई एम सेइंग इज के सेंसेशनल खबर तो जरूर होती है, लेकिन आप उसको जरा डायमेंशन कर लिया करें ना। अभी कोई 1.5 महीने से तो हमने कीमतें बढ़ाई ही नहीं है, तो अभी ओगरा ने फिर कहा है कि कीमतें बाहर और बढ़ गई हैं। वो अभी उन्होंने रिकमेंड किया, अभी प्राइम मिनिस्टर पे क्या एक्शन लेते हैं कल पता चल जाएगा। नहीं, सेंसेशनल क्लब से तो हम नहीं ताल्लुक, लेकिन आप तो जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर होता है, तो आई डोंट थिंक कि उसको तो कोई डिनाई कर सकता है। लेकिन अच्छा, दूसरा ये जो अभी बात हो रही थी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की, शौकत साहब, ये तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने, अभी फिर हमने चेक किया, उन्होंने कहा जी 4.5 रुपये फ़ी किलो थैले का इजाफा होगा, क्योंकि जो मशीनरी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे फैक्ट्रीज लगाने के लिए, उस पर जो सब्सिडी हमें दी जा रही थी वो भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपने रिव्यू किया है विद इन आवर्स ऑफ द बजट, तो इस पर हम आपसे पूछ रहे हैं। और लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि जी ये पता करें, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने बड़ी तेज़ी से चीज़ों पर अपना रिव्यू आगे किया चीज़ों को। तो ये जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की बात है, आप फरमा रहे हैं कि आप तक ये बात नहीं पहुंची कि वो कह रहे हैं कि कीमत बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है यार। अभी तो मैंने तो कोई चीज़ रिव्यू की नहीं है अभी तक, सिवाय एक के जो हमने जो कैबिनेट के बीच में हमने कहा था सेल फोन्स के ऊपर जो है, SMS के ऊपर और उसके ऊपर कॉल्स पे उसको विड्रॉ किया, तो बाकी कोई चीज़ और तो लगाई नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपकी प्राइस की बात कर रहे हैं, अपना वीट प्राइस की बात कर रहे हैं और आटे की प्राइस की बात कर रहे हैं, हम तो इससे बहुत आगे जा रहे हैं। हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे हर घराने को, जो हमारे ख्याल में घराना जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके ऊपर आटे की सब्सिडी देने जा रहे हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। और बाकी फिर मार्केट के ऊपर सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करेगा। पीपल हु कैन अफोर्ड इट, वो वही मार्केट की प्राइस होगी। बाकी जो लोग जो हैं, जो निचले तबके के हैं, उसको हम डायरेक्ट कैश सब्सिडी देंगे, जो एहसास के थ्रू दे रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, उसके अलावा अच्छा और भी सब्सिडी देंगे? जी देखें, इस वक्त जो आटे का हम लोग इंटरवेंशन करते थे, वहाँ एक प्राइस पे आटा रिलीज करते थे ताकि मार्केट में प्राइस नीचे जाए। लेकिन जब मार्केट में प्राइस नीचे जाती थी तो फिर एक अमीर और गरीब को एक ही कतार में खड़े होकर वो खरीदते थे। अब हमने कहा यार अमीर लोग जो हैं, ठीक है, हम ये इन्फ्लेशन जो है ये सबके लिए बुरी है, लेकिन हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमने गरीब को प्रोटेक्ट करना है, बेशक जो निचले हमारे 40-50% जो पॉपुलेशन है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, हम उनको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। अच्छा, और आपने बड़ी तफसील में ये भी बयान किया कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, आपने कहा उसके थ्रू भी
हम सब्सिडाइज देंगे प्रोडक्ट्स, और आपने कहा इसकी हम जो तादाद है यूटिलिटी स्टोर्स की बढ़ाने का हमारा प्लान है, तो उसके लिए भी फिर आप कोई ख़ास आपके पास लोगों की लिस्ट होगी जिनको इजाज़त होगी, क्योंकि लोग जैसे आपने कहा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके वहाँ से बेनिफिट लें, तो ये तो ज़ाया होगा एक एफर्ट जो गवर्नमेंट करेगी। नहीं नसीम, उसमें हम तो ये करेंगे, हमारे पास कंप्यूटराइजेशन जब हो जाएगी तो हम ये करेंगे कि कोई जुड़ा खानदान जो है वो उसकी स्पेकुलेशन ना करे, मतलब खरीद के बाहर मार्केट में ना बेचे। तो लेकिन हम चाहेंगे कि जो यूटिलिटी स्टोर्स की जो कीमत है वो मार्केट से 5, 10, 15% नीचे होनी चाहिए, और वो सबके लिए होगा। सिर्फ ये है कि उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब कंप्यूटराइज वो होगा, अपना सिस्टम होगा, तो हम उनके आईडी कार्ड ले लेंगे और फिर वो किसी भी स्टोर से जाके 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में उससे बाद नहीं खरीद सकेंगे, और सो क्वांटिटी के ऊपर उस तरह कंट्रोल होगा। अदरवाइज एवरीबडी कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर। दिस इज द वे टू कॉम्पनसेट लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। जी, सो बट द डिसीजन हैज बीन टेकन के यूटिलिटी स्टोर्स की जो तादाद है उसको बढ़ाई जाए, और दिस इज गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। दिस इज गोइंग टू बी, देखिए जी अभी लोग ये कह रहे हैं गरीब को आपने बहुत वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अमीर वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो दरमियाने तबके का क्या है? तो हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों की कीमतें हमने कम कर दी 850 सीसी की वगैरह वगैरह, वो हम मिडिल क्लास को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम फायदा देंगे। तो ये भी उसी सिमत में एक अहम कदम होगा। अच्छा, और जो आपने जिक्र किया एसएमईज का भी, ये जो आपने बेसिकली एक नई बात की है, ये मतलब इनिशिएटिव्स तो लिए गए हैं, बट आप कह रहे हैं कि जी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हम बॉटम अप करेंगे, तो बॉटम अप पे एसएमईज आपका एक बहुत आप उस पर यू आर स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन दैट एसएमईज। तो एसएमईज के हवाले से बैंक्स तो हमने देखा है कि नहीं करते एसएमईज में, दे डोंट रीच आउट, और ख़ास तौर पे उन लोगों को, और एसएमईज के जो हैं उनको तो उनके पास तो लेजर भी नहीं होता, अकाउंटिंग के भी नहीं उनको तरीका आता, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? कौन जाके लोगों के साथ काम करेगा एसएमईज को आगे डेवलप करने के लिए? एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो प्रोग्राम जो है वो अभी हम पेश करने वाले हैं, जिसके बीच में ये एसएमईज वगैरह का जो अभी जो सिलसिला है वैसा नहीं होगा। एसएमईज को बगैर कलेक्ट्रल के क्लीन लेंडिंग की जाएगी, और बैंक्स जो है 7, 8, 9 बैंक्स तैयार हो गए हैं, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे। हम उनको 7-8% का एक सब्सिडी देंगे ताकि वो जाके एसएमईज को तकरीबन 9% के ऊपर लैंड कर सकें, जो कि मार्केट से कम है, और उसको क्लीन लैंडिंग होगी। तो ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं, और इस वक्त जो 1,80,000 जो हैं वो मतलब लोन्स हैं एसएमईज के, तो हम चाहेंगे इसको 1 से 2 मिलियन पे लेके चले जाएं अगले 2-3 साल में। तो दिस विल बी अ रेवोल्यूशन अमंग्स द एसएमईज, क्योंकि ये हम 20 लाख रुपए तक की बात कर रहे हैं, जो कि छोटा एसएमई है, एस जो है एसएमई का एस जी, तो ये तो इधर तक तो बैंक पहुंचती नहीं है। और कामयाब जवान इससे हटके है। कामयाब जवान का भी तो 3-4 टीयर्स हैं। पहली टीयर जो 5 लाख की टीयर है वो हम कामयाब पाकिस्तान के बीच में लेके आ जाएंगे, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। पाकिस्तान कामयाब पाकिस्तान के जो 4-5 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है कि सबको घर मिलेगा, मतलब साहब जो 4 मिलियन निचला तबका है उनको घर मिलेंगे। उसके बाद जो रूरल सेक्टर है उसमें उनको क्रॉप्स के लिए 1.5 लाख रुपए हर क्रॉप के लिए मिलेगा, 2 लाख रुपया पर एनम उनको मिलेगा मैकेनाइजेशन के लिए, मतलब ट्रैक्टर इस्तेमाल करना है, बाकी लेवलर वगैरह वगैरह जो भी है। और दूसरा अर्बन एरियाज में हर घराने में एक फर्द को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। तो ये जो है, और एक सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी। ये जो है ये कामयाब पाकिस्तान है। कामयाब जवान का जो है 2nd टीयर, 3rd टीयर, 4th टीयर जो 5 करोड़ तक जाता है वो चलता रहेगा।
तो ये तो बहुत मेजर आपका आउटले है, क्या जितना आप दे रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं आईएमएफ के हवाले से, सवाल उठ रहे हैं कि जो आपकी रेवेन्यू की प्रोजेक्शन है वो कहां तक पूरी होगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। ऐसा बजट कोई नहीं पेश किया। हमारी अपील है कि महंगाई को कम करे, गरीब ये चाहती है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ जाती है, जो मेरे जैसे जो दिहाड़ी कमाते हैं और खाते हैं उनका क्या बनेगा? देखिए जी, IMF बजट है। अवाम दुश्मन कह सकते हैं, दोस्त तो नहीं है। कोई जो जरूरियात ज़िंदगी है वो तमाम की तमाम महंगी है। इन्फ्लेशन देखें वो कितने % इंक्रीज हो गया, तो आई डोंट थिंक सो कि एक खुशी वाला बजट है। बजट से हम खुश नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। बजट से जो है ना, कौन खुश हो सकता है? बजट में और महंगाई आ जाती है। क्या खुश है? महंगाई इतनी ज्यादा तो क्या खुश होंगे जी? डेली रोजमर्रा के जो खाने की अशिया है वो महंगी है। जो गरीब तबके को तो खाने की अशिया सस्ती चाहिए ना। ये भी ना ही आवाम दोस्त है और ना ही गरीब दोस्त है। इस बजट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो नहीं लगता है गरीब आवाम के लिए बजट बनाया हुआ है। देखिए, आवाम दोस्त बजट तो नहीं है मेरे ख्याल से। इस हुकूमत में ये जो बजट के लोग भी मानी है ना, वो तब्दील होकर रह गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन बजट तो अभी बना नहीं, उसके इम्पैक्ट की बात नहीं, लेकिन जब हम लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं तो उसका मकसद ये है कि ये पता चले कि लोगों की तवक्कुआत क्या हैं। तो शौकत तरीन साहब, जो सैलरी इंक्रीज आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है 10% पेंशन में भी और 10% सैलरी में भी, तो हमें बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा जी हुकूमत के अंदर कुछ इदारे हैं जिनकी लोगों की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं, उसी ग्रेड की जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप है उसकी कम है। तो शौकत तरीन साहब से पूछें कि वो अदल और इंसाफ करेंगे, क्या सबको एक बराबर ही इंक्रीज दे देंगे या कुछ उस पर सोचेंगे? नहीं, देखें, ये उस बेसिस पे होगा कि किसकी तनख्वाह कितनी है, तो उस तरह रैशनलाइजेशन होगी। और ये पे और पेंशन कमीशन है, उसको मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बने, जिसका मतलब है उनकी तनख्वाहें जो हैं मार्केट के करीब होनी चाहिए। उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तालीम चाहते हैं, उनका भी ज़ाहिर है गुजर बसर के लिए उनको पैसे चाहिए, तो मार्केट के करीब होनी चाहिए। बट ये टाइम लगेगा। लेकिन मैं एक सवाल, ये बड़े इस वक्त जो आप मुझे इंटरव्यूज़ सुना रही हैं, गरीब लोग कह रहे हैं हमारे लिए क्या इस बजट में, तो मैं बड़े मतलब एक किस्म से हम्बली लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि देखें जी, मैंने तो ये समझा दिया आपको कि ये जो महंगाई है, ये क्योंकि इस वक्त हम अपने ये इजनास खुद नहीं पैदा करते, तो बाहर से हम लेके आते हैं, तो उसकी प्राइसेस के ऊपर, उसकी प्राइसेस पे ये जा रही है ऊपर। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि किसी तरीके से इतनी सब्सिडीज दे दें कि ये जो है जो बिके इजनास जो बिके वो सस्ती बिके, तो वो इतने पैसे तो पाकिस्तान के पास है नहीं। दूसरी चीज जो है जो कि प्रैक्टिकल है और जो हम करने की कोशिश करें वो ये है कि लोगों की आमदन बढ़ा दें। ठीक। अब जिन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मैं तो दिहाड़ीदार हूं, तो मैं तो आपको जो दिहाड़ीदार है उसको मैं कह रहा हूं भाई मैं तो तुझे 5 लाख रुपया दूंगा, अपना कारोबार कर। ठीक। मैं तो तेरे छत पे, तेरे सर पे छत दे दूंगा सस्ते घर की। मैं तो तेरे घराने में किसी एक को मैंने स्किल डेवलपमेंट दे देनी है ताकि वो जाके नौकरी करे। मैंने तो आपको एक सेहत कार्ड देना है ताकि आपको जो मेडिकल बिल हो वो जीरो हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तो रेवोल्यूशनरी है, ये तो आपको समझ नहीं आ रही उसके ऊपर, मतलब क्योंकि ये अभी तक हुआ नहीं है नसीम। ये जब होगा 4 मिलियन लोग, ये वही लोग हैं ना जिनको आप इंटरव्यू कर रही हैं, जो 4 मिलियन घराने हैं ये निचले तबके के, जब उनकी हम इनकम्स बढ़ा देंगे 30-30, 40-40, 50-50% उनकी इनकमें बढ़ जाएंगी, तो उनको ये महंगाई जो है पावर भी आ जाएगी अगले दूसरा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये चीज जो है ये पहले कभी नहीं हुई, बेशक ये अब हो रही है। और ये जिसको 5 लाख का बिल्कुल बगैर सूद के कर्जा मिलेगा वो अपना कारोबार करेगा तो वो 20-30 हजार रुपया महीने का कमा भी लेगा। इसी तरीके से जो काश्तकार, मैं आपको बताऊं, जिनको हमने कहा उनको 70,000 रुपये फसल का मिलता था, 2 फसलों के लिए 1,40,000, वो उसकी प्रोड्यूस है वो पर ईयर 40% बढ़ गई। तो मैं तो 1.5 लाख दे रहा हूं। तो सो ये अभी चीज जो है ना ये अभी आई नहीं है ना, तो लेकिन महंगाई है और महंगाई हम उसको नीचे ला रहे हैं, लेकिन तरीकाकार हमारा क्या है, लोगों की इनकम बढ़ा रहे हैं।
परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं लोगों की, जी। आप कह रहे हैं, मकसद ये है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा जरा कि थोड़ा सा अगर मूव करें हम ऑन दी अदर एस्पेक्ट, जो एप्टिमा के हम देख रहे थे कि वो शिकायत कर रहे थे कि जी जो प्राइसेस हैं गैस की और उसकी गैस की और बिजली की, तो हमें कहा गया था कि जी ये प्राइस कुछ सालों के लिए इतनी सब्सिडाइज्ड होगी, तो अनाउंसमेंट जो हुई है अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, तो क्या ये अब 3 साल के लिए आप सब्सिडाइज रखेंगे? जो गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की रेट है काफ़ी कंपेटिटिव है रीजनली, या उसको बढ़ाने के भी आपके कोई इरादे हैं? हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जो हमारा मुआहदा उनके साथ हुआ है रज़ाक दाऊद का, हम उस पर कायम हैं। और हमें मालूम है कि इंडस्ट्री को हर साल चेंज नहीं कर सकते उनके साथ, हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, तो वो हम करेंगे। अच्छा, विल फॉलो दैट। ठीक है, ओके। अच्छा ये जरा बताइए कि एफबीआर पे अगेन सवाल तो वही है कि बहुत सी बातें आपने कहीं सेल्फ असेसमेंट का कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और रिफॉर्म उसको करना और लोगों को यानी कि कोई हाउंड ना करे एफबीआर, तो शौकत तरीन साहब ये बहुत देर से यही बातें हो रही हैं, लेकिन आपको ये यकीन है कि इस मर्तबा जो आप एफर्ट कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि दिस विल एक्चुअली टर्न एफबीआर अराउंड? ये देखिए, अब्दुल्ला यूसुफ ने सेल्फ असेसमेंट की थी और वो ठीक चल रही थी, सिर्फ उन्होंने ऑडिट नहीं डाला था। मैं आया था तो मैंने फिर ये ऑडिट डाला था थर्ड पार्टी, मैं थोड़ी देर रहा, उसके बाद लोगों ने वापस रिवोट कर दी। अब हम उसको आगे लेके जा रहे हैं, ओरिजिनल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है उसको ला रहे हैं और कह रहे हैं कि एफबीआर ऑडिट नहीं करेगा, थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। अब ये कहना कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये एफबीआर पहले तो नहीं करता था, तो वो तो फिर यार मैदान भी है, घोड़ा भी है, हम देख लेंगे ना हो रहा है कि नहीं होता नहीं होता। टेस्ट ऑफ द पाई विल बी इन द ईटिंग, पुडिंग विल बी इन द ईटिंग। आखिरी सवाल आईएमएफ का, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक दफा क्लियर कर दें कि यानी कि अब जुलाई में होना था शायद रिव्यू, वो आगे चला जाएगा इस वक्त? व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ एज वी स्पीक? कुछ लोग कहते हैं खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, डेडलॉक है, नहीं डेडलॉक है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बताइए नाजरीन? देखिए जी, जो आईएमएफ की और हमारी जो डेस्टिनी वो एक है, हम भी चाहते हैं कि ये सस्टेनेबल, तो मतलब ये है कि ये जो हमारी तरक्की है ये कायम रहे और लंबे अरसे तक कायम रहे। और लंबे अरसे तक क्यों नहीं कायम रहती? क्योंकि फिर जब 3-4 साल में हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते, कई चीज़ें जो ठीक नहीं करते, तो वो उससे वो ओवरहीट हो जाती है हमारी इकॉनमी और वो बेसिकली फिर वापस खड्डे में गिर जाते हैं। तो हमारा इस दफ़ा, उनका भी यही मिशन है, हमारा भी ये मिशन है कि हम इसको एक किस्म से दूर रस नताइज होने चाहिए। ये डेस्टिनी तो एक है, हम दोनों इस पर एग्री करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं, एक पावर सेक्टर और एक रेवेन्यूज है, जो हमारे एफबीआर के रेवेन्यू, उसके ऊपर 2 राय हैं। उनकी राय है कि आप इमीडिएटली जो पावर सेक्टर के बीच में जो डेफिसिट है, आप टैरिफ बढ़ाएं और आपको पैसे आ जाएंगे। हम कह रहे हैं यार वो पैसे तो आ जाएंगे, गरीब के ऊपर फिर एक और बोझ डालें, बिजली की कीमतों का, गैस की कीमतों का वगैरह, और उससे हमारी इंडस्ट्री भी अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। बिकॉज देखिए अभी ऑलरेडी हम सब्सिडीज दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, और हमें देनी पड़ेगी। दूसरी साइड पे जो इन्होंने कहा इनकम टैक्स जो है वो 150, हमने कहा ये भी ठीक नहीं है, हम ब्रॉडन करेंगे। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, और काफ़ी लोग टैक्स नहीं दे रहे, उनको लेके आएंगे नेट में और उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो इनकम टैक्स में भी करेंगे, हम सेल्स टैक्स में भी करेंगे, और फिर ये ट्रैक एंड ट्रेस वगैरह जो है ये लेके आ रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी यूज से हम वही चीज़ें उस हद पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप हमें पहुंचाना चाहते हैं, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है 7-8 साल के बीच में हमें 20% पे जाना चाहिए टैक्स टू जीडीपी। तो ये 2 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी, हमने आपकी बात सुन ली, हम आपस में एंगेज रहते हैं, आप जिस तरीके से पहुंचने चाह रहे हैं उस मंजिल तक हम देखते हैं अगले 3-4 महीनों में कि आप अपने वाकई प्रोग्रेस उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह आप कह रहे हैं हमें, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देन वी विल एग्री, मतलब फिर हम आगे चलेंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर तो हम तो पक्के, हमें तो यकीन है कि हम ये इस पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, तो कोई इंशाल्लाह ये कोई डेडलॉक वगैरह की बात नहीं है, दिस इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ
कि दे आर वेटिंग टू सी हाउ वी परफॉर्म। ठीक है। और ये नाजरीन सबसे जो दिलचस्प बात है हमने जो सुनी शौकत तरीन साहब से कही कि वो आप याद रखें सब नाजरीन के 1 अरब रुपया वो देने लगे हैं, सबको जो के जाएंगे सेल्समैन के पास और पक्की रसीद लेंगे। क्यों शौकत तरीन साहब, यही प्लान है आपका?